नमस्कार प्यारे साथियों। एक और वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल का जो तीसरा उप विभाजन है या जो तीसरा काल है उप विभाजन का, उसको हम पढ़ेंगे, छायावाद को, जो पेपर परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हम छायावाद का समय सीमा, प्रमुख, प्रथम कवि, प्रथम रचना, ये सब देखेंगे। प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए साथियों, छायावाद का समय माना जाता है 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी। ये जो आधुनिक काल का उपविभाजन किया गया है ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ही सबसे ज़्यादा जो है उपविभाजन किया गया है वो मान्य है, प्रामाणिक है। जिस प्रकार से पीछे के कालों का शुक्ल द्वारा किया गया विभाजन प्रामाणिक है, उसी प्रकार से आधुनिक काल का जो विभाजन है वो मुख्य रूप से डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा किया गया प्रामाणिक माना जाता है और उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1920 से 1936, कुछ आपको 1920 से कई जगह 1938 भी मिल जाएगा, या फिर इसको प्रसाद पंत या निराला युग भी कह देते हैं, क्योंकि जो छायावाद था उसमें चार प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। तो प्रसाद पंत, निराला और एक हमारी कवयित्री थी महादेवी वर्मा। तो इन तीनों के नाम पर भी इसको ये युग नाम दे दिया जाता है। शुक्ल व नगेंद्र के अनुसार छायावाद का काल 1918 से 1938 माना जाता है। यानी शुक्ल की बात हो चाहे डॉक्टर नगेंद्र की बात हो तो 1918 से 1938 ही समय सीमा मानी जाती है। वैसे 1936 मान लिया जाता है। मूलतः कल्पना और रहस्य को आधार बनाकर हिंदी साहित्य में जो काव्य लिखा गया वह छायावाद के नाम से जाना जाता है। यानी मूलतः इसमें कल्पना का सहारा ज्यादा लिया गया था। कवि लोग जो कल्पना लोक में ज्यादा विचरण करते थे और रहस्यवादी रचनाएं लिखते थे एक प्रकार से। यानी संबोधित किसी को कर रहे हैं और वो रचना, यानी उसमें लिख कुछ रहे हैं और बात कुछ और है उसमें गहराई से। इस प्रकार की रचनाएं, रहस्यवादी रचनाएं इस काल में लिखी गई। छायावाद की आरंभिक सीमा के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। यानी छायावाद की जो सीमा है, शुरुआत की सीमा आरंभिक, उसको हम किस आधार पर 18 माने या 20 माने, इस पर भी दो मत हैं अलग अलग। तो 1918 से ईस्वी से आरंभ तो क्यों मानी जाती है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम छायावादी रचना झरना के प्रकाशन वर्ष के कारण नगेंद्र जैसे विद्वान 1918 ईस्वी को ही छायावाद का प्रारंभ वर्ष मानते हैं। जैसे हमने पिछले द्विवेदी युग को 1900 से 1920 ईस्वी तक पढ़ा था, लेकिन यहाँ फिर हमने 1918 से 1938 माना है शुक्ल और नगेंद्र ने। तो 1918 में जो छायावाद की प्रथम रचना झरना है वो प्रथम रचना मानी जाती है छायावादी। उसी के प्रकाशन वर्ष के कारण शुक्ल जी ने और नगेंद्र ने 1918 इसका प्रकाशन वर्ष, इसका आरंभ माना है छायावाद का। जबकि 1920 तक अगर हम द्विवेदी युग पढ़े तो फिर 1920 से छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। तो 1918 से मानने के पीछे तो कारण ये है कि प्रथम छायावादी रचना झरना का प्रकाशन वर्ष है ये। और 1920 ईस्वी से प्रारंभ क्यों मानते हैं, उसके पीछे कारण है महावीर प्रसाद द्विवेदी 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। इस कारण गणपति चंद्र गुप्त जैसे विद्वान 1920 ईस्वी तक द्विवेदी युग मानकर छायावाद की शुरुआत 1920 ईस्वी से मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त जो प्रमुख एक महत्वपूर्ण विद्वान हैं हिंदी के, वो 1920 तक महावीर द्विवेदी युग मानते हैं। तो उसके बाद छायावाद का प्रारंभ वो 1920 से मानते हैं। फिर छायावाद का नामकरण कैसे हुआ? इस युग को छायावाद नाम सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे के द्वारा दिया गया है। पीछे हमने पढ़ा था द्विवेदी युग में मुकुटधर पांडे को जब पढ़ा तो इसके सर्वप्रथम जो जबलपुर से पत्रिका प्रकाशित होती थी उसमें इन्होंने सबसे पहले हिंदी छायावाद नाम से जो लेख लिखे थे। तो छायावाद नाम देने का जो श्रेय है वो मुकुटधर पांडे को जाता है। पांडे के द्वारा 1920 ईस्वी में जबलपुर से श्री शारदा नामक पत्रिका में हिंदी छायावाद नाम से 4 लेख प्रकाशित किए थे। इसी आधार पर इस युग का नाम छायावाद पड़ा। 1921 ईस्वी में डॉक्टर सुशील कुमार सिंह द्वारा हिंदी में छायावाद नामक लेख प्रकाशित किया गया, जिसमें छायावाद को अस्पष्टतावाद के नाम से भी संबोधित किया गया। यानी मुकुटधर पांडे के बाद जो सुशील कुमार सिंह हैं उन्होंने भी हिंदी में छायावाद नाम से लेख प्रकाशित किए थे और उसमें उन्होंने छायावाद को अस्पष्टतावाद भी कहा था। छायावाद की कुछ परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। महादेवी वर्मा जी ने कहा है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है जिसका मूल सर्वात्मवाद है। यानी छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का एक उद्गीत है। यानी छायावाद में एक प्रकार से जीवन जीने की कला या जीवन के प्रति जिजीविषा प्रकट की गई है। तो जीवन का उद्गीत महादेवी वर्मा जी ने बताया है जिसका मूल सर्वात्मवाद है। फिर शुक्ल जी की परिभाषा है, छायावाद का अर्थ हमें
दो संदर्भों में ग्रहण करना चाहिए, एक तो रहस्यवाद और दूसरा शैली विशेष या भाव पद्धति के अर्थ में। यानी एक तो इन छायावाद की रचनाओं में रहस्यवाद देखने को मिलता है, तो दो संदर्भों में ग्रहण करना चाहिए। इसका अर्थ शुक्ल के अनुसार एक तो रहस्यवाद और दूसरा इसकी लेखन की जो शैली थी वो विशेष थी, यानी भावों को, इमोशंस को इसमें ज्यादा स्थान दिया गया था, तो भाव पद्धति के अर्थ में ये दो अर्थ शुक्ल जी ने बताए हैं छायावाद के। फिर डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है साथियों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये लाइन आपको याद रखनी है साथियों, स्थूल का मतलब बड़ा, उसके प्रति सूक्ष्म यानी जो एक तो जो पूंजीवादी होते हैं और एक जो आम वर्ग होता है, जो एक आम जरूरत पूरी करने वाला मनुष्य होता है। तो इसमें डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि छायावाद जो है वो स्थूल यानी जो बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं, उनके प्रति सूक्ष्म यानी जो छोटे लोग हैं उनका विद्रोह है। तो कई एक बार 1900 साथियों एक परीक्षा में प्रश्न भी आया था इन परिभाषाओं से संबंधित, तो इसमें थोड़ा सा इसको उल्टा कर दिया था डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा को। इसमें ऐसे लिख दिया था कि छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। तो ये यहाँ आपको याद रखना है कि स्थूल यानी पूंजीवाद लोग, स्थूल का मतलब बड़ा भी हो गया, विस्तृत भी हो गया, तो उसके प्रति सूक्ष्म जो छोटा है उसका विद्रोह है। ये आपको याद रखनी है लाइन। इसी प्रकार से परिभाषाएं पूछी गई थी एक बार, शायद मैंने 2020 में एग्जाम दिया था, उसमें आया था क्या प्रश्न आया था इस प्रकार का, पर वो हमें मामूली सी वहाँ वो त्रुटि करते हैं, वही हमें परीक्षा में पकड़नी होती है। तो ये आपको याद रखनी है परिभाषा। एक दूसरी परिभाषा है डॉक्टर नगेंद्र की ही, छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, इसमें जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण है। महादेवी वर्मा ने तो जीवन का उद्गीत बताया है और तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत बताया है, और शुक्ल जी ने रहस्यवाद और शैली विशेष या भाव पद्धति, और इन्होंने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह और विशेष प्रकार की भाव पद्धति, इसमें जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण यानी भाव ना प्रधान रचनाएं थी, तो भावात्मक नाम इन्होंने भी दिया है और इन्होंने भी दिया है। डॉक्टर नगेंद्र और शुक्ल की परिभाषाओं में आपको डिफरेंट याद रखना है। उसके बाद है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की छायावाद की परिभाषा है। फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी तो हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। वेदना के आधार पर अपने खुद का जो दुख है उसके आधार पर स्वानुभूति यानी जो हम खुद अनुभव करते हैं, जो हमारी अनुभूति होती है उसकी अभिव्यक्ति होने लगी, यानी उसको लेखक जो है, कवि जो है वो लेखन कार्य में लिखने लगे। खुद की जो दुखों का आधार था, खुद की जो अनुभूति थी, अनुभव की गई चीज, वो जब लेखन कार्य में उतरने लगी तो उस काल को छायावाद नाम दिया गया जयशंकर प्रसाद के अनुसार। सारांश इनका ये है, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि ऐसा काव्य जिसमें कवि प्रकट अर्थ से कुछ अलग अर्थ प्रकट करना चाहता है, यानी प्रकट में लिख कुछ और रहा है और अर्थ उसका गहराई में कुछ और है, इसी को रहस्यवाद भी कहते हैं। अर्थात संबोधन किसी और को किया जाता है परंतु वास्तविक उद्देश्य किसी और को संबोधन करना होता है। ऐसी अस्पष्ट व रहस्यवादी कविताओं को ही छायावाद कहा जाता है। ये छायावाद की विशेष परिभाषाएं हो गई साथियों। अब देखते हैं छायावाद के विभिन्न अर्थ या नाम। विभिन्न विद्वानों द्वारा छायावाद को अनेक नामों से पुकारा गया, अलग अलग नाम दिए गए अलग अलग विद्वानों के द्वारा। तो यहाँ इस साइड हमने विद्वान लिखे हैं और इस साइड उनके द्वारा दिया गया नाम। तो सबसे पहले मुकुटधर पांडे जिन्होंने रहस्यवाद कहा अपनी पत्रिका में, जो हिंदी छायावाद नाम से लेख लिखे थे उसमें उन्होंने, मुकुटधर पांडे ने उसको रहस्यवाद कहा। वहीं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह ने इसको अस्पष्टतावाद कहा। फिर है गणपति चंद्र गुप्त और बच्चन सिंह, इन्होंने छायावाद को स्वच्छंदतावाद नाम दिया। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अन्योक्ति पद्धति यानी अन्य उक्ति के माध्यम से लेखन कार्य किया जाता है तो अन्योक्ति पद्धति। जयशंकर प्रसाद ने इसको कांतिवाद नाम दिया। गंगा प्रसाद पांडे ने वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी कहा। वहीं पंत जी हैं, इन्होंने सौंदर्य की छाया कहा छायावाद को। डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का वाहन कहा, यानी वास्तव में जो सौंदर्य है प्रकृति में बिखरा पड़ा है उसमें आध्यात्मिक छाया का अनुभव होना, आध्यात्मिक छाया का वाहन होना। और आचार्य शुक्ल ने शैली व चित्रभाषा या फेंटेंस माटा या छाया भास नाम दिया छायावाद को, यानी शैली व चित्रीय यानी विचित्र शैली में लिखा गया, चित्रभाष यानी उनकी भाषा अनुभव जो भाव प्रधान थी, और या छाया भास यानी लिखना कुछ और लिखते वो कुछ और थे और उसका अर्थ कुछ और होता था, यानी आभास होता था सिर्फ। तो ये नाम इन्होंने अत्रि जी शुक्ल जी ने इनको दिया। अब है नोट लगा के आगे लिखा गया है विशेष
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का संबंध ईसाई मत के फेंटेंस माटा शब्द से जोड़ा है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छायावास। यानी ईसाई धर्म में कोई शब्द चलता है फेंटेंस माटा, उससे इन्होंने छायावाद का संबंध जोड़ा है और उसका हिंदी में अर्थ करें तो होता है छायाभास, यानी छाया का आभास होना। आचार्य शुक्ल ने छायावादी कविताओं की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं से मानी है, ये लाइन भी याद रखने योग्य है। उसके बाद है छायावाद के चार स्तंभ, यानी जो छायावाद के चार प्रमुख कवि हैं। डॉक्टर कृष्णदेव जारी ने निम्न चार विभूतियों को हिंदी छायावादी महल के चार स्तंभ कहा है। तो हम कई बार पढ़ते हैं हिंदी छायावाद के स्तंभ अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी छायावाद के चार स्तंभ किसने माना था इनको, तो कृष्णदेव जारी जो है इन्होंने माना था। हिंदी में जो छायावाद है उसको महल और उस महल के फिर चार प्रमुख स्तंभ माना था चारों कवियों को, जिसमें एक कवियत्री भी शामिल है। विद्वान या विदुषी स्वीकारा गया इनका जो देव है वो, और इनका दर्शन यानी किस दर्शन से ये प्रभावित थी। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद ये ब्रह्मा कहलाते हैं। इनका दर्शन था प्रतिविज्ञा दर्शन, आनंदवाद या समरसतावाद। आप बताएं मुझे, एक रचना चलती है फर्स्ट ग्रेड में ही, आनंदवाद या समरसतावाद, किस रचना में ये मुख्य रूप से ये बातें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद सुमित्रानंद पंत है, वो छायावाद के विष्णु कहलाते हैं। अरविंद दर्शन से वो प्रभावित थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रुद्र या महेश कहलाते हैं छायावाद के, और अद्वैत वेदांत दर्शन से ये प्रभावित थे। वहीं महादेवी वर्मा शक्ति या दुर्गा की प्रतीक मानी जाती है और बौद्ध दर्शन से वो प्रभावित थी। साथियों मैंने तो ऐसे याद कर रखा था, प्रसाद पंत निराला और फिर महादेवी वर्मा, और ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश और फिर महादेवी वर्मा का तुम्हें पता ही है ये कवियत्री हैं, तो ये शक्ति या दुर्गा के प्रतीक हैं। इनके दर्शन आपको थोड़े से ये याद रखने हैं। उसके बाद है छायावाद की वृहत तरई, ये तो थे छायावाद के चार स्तंभ। उसके बाद वृहत का मतलब बड़ी और तरई, यानी छायावाद के जो भी तीन कवि माने जाते हैं प्रमुख, वो प्रसाद पंत और निराला माने जाते हैं। यानी जो चार स्तंभ हैं उन्हीं में से तीन स्तंभों को जो कवि हैं उनको छायावाद की वृहत तरई में शामिल किया गया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत निराला पर 1931 ईस्वी में अलग अलग निबंध लिखकर इन तीनों को छायावाद की वृहत तरई के नाम से पुकारा था। छायावाद की वृहत तरई नाम नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। जयशंकर प्रसाद ने मानवीय तत्वों की प्रधानता है, यानी छायावाद की वृहत तरई जो इन्होंने कहा, तो इनमें क्या किस किस चीज की प्रधानता है, ये भी नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा था। जयशंकर प्रसाद में तो मानवीय तत्वों की प्रधानता है, सुमित्रानंदन पंत में कल्पना तत्वों की प्रधानता मानी जाती है, और निराला में बुद्धि तत्वों की प्रधानता है। यानी ये तो मानवता के प्रतीक हैं ज्यादा, और सुमित्रानंदन पंत जो है वो कल्पना लोक में ज्यादा रहते हैं, यानी वो जो प्रकृति के बीच रहकर काव्य लेखन करते हैं, तो इनमें कल्पना तत्व की प्रधानता है। और निराला जी तो आप सभी को पता ही है, इनका जीवन कितना संघर्षों से भरा हुआ था, कितनी कठिन परिस्थितियां थी इनके सामने, तो इनमें बुद्धि तत्व की प्रधानता मानी जाती है। उसके बाद आती है छायावाद की लघु तरई, यानी तीन वर्मा हैं इसमें, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, वहीं भगवती चरण वर्मा। ये तीन छायावाद की लघु तरई में आते हैं, छोटी तरई, और ये थी वृहद तरई। महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा को संयुक्त रूप से छायावाद की लघु तरई माना जाता है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र जो है भगवती के स्थान पर उदय शंकर भट्ट को मानते हैं। छायावाद की लघु तरई में वैसे तो तीनों वर्मा है, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, लेकिन अगर नाम डॉक्टर नगेंद्र का दे दिया जाए और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कौन है छायावाद की लघु तरई में शामिल, तो भगवती चरण वर्मा के स्थान पर उदय शंकर भट्ट नाम आ जाएगा, और दो नाम महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और उदय शंकर भट्ट डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार लघु तरई में आते हैं। आगे है, कुछ विद्वानों ने भगवती चरण वर्मा के स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद की लघु तरई में शामिल किया है। अब बात आती है छायावाद के प्रवर्तकों की, छायावाद का प्रवर्तक कौन माना जाता है और उसको किसने माना है। तो छायावाद के प्रवर्तक विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कवियों को छायावाद का प्रवर्तक माना है। मानने वाले विद्वान और ये प्रवर्तक हैं, तो प्रभाशंकर माचवी और विनी मोहन शर्मा ने माना है माखनलाल चतुर्वेदी को। तो मैंने तो ऐसे याद किया था साथियों, प्रभाकर माचवी ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। माचवी को देखिए पूछा जा सकता है, तो माचवी, माँ से माचवी और माँ से माखनलाल चतुर्वेदी, मैंने तो ऐसे याद किया था इसको। आचार्य शुक्ल का हमें याद रखना है मुकुटधर पांडे व मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त तो राष्ट्र कवि थे।
हालांकि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे, लेकिन फिर भी शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त व मुकुटधर पांडे का तो हमें पता ही है कि इन्होंने सबसे पहले छायावाद नाम दिया था। शुक्ल ने इन दोनों को छायावाद का प्रवर्तक माना है। वहीं नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को माना है। तो नय से नंद और नय से नंदन, तो मैंने तो ऐसे याद किया था, नंद दुलारे वाजपेयी यानी सुमित्रा नंदन पंत को माना है। वहीं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना है। छायावाद का प्रवर्तक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का नाम आ जाए, इलाचंद्र जोशी का आ जाए, तो इन्होंने जयशंकर प्रसाद को माना है। सर्वमान्य मतानुसार जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। यानी अगर वैसे सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद ही आएगा। अगर इन विद्वानों के नाम पूछ लिया जाए कि इनके अनुसार कौन है, तो फिर इनके अनुसार जो इन्होंने ये माने हैं ये आ जाएंगे। उसके बाद है छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। छायावाद में रहस्यवाद की भावना प्रधान है, जिसमें अज्ञात के प्रति जिज्ञासा रहती है। अज्ञात यानी जो शक्ति है ईश्वर रूपी, उस अज्ञात के प्रति हमेशा जिज्ञासा रहती है। भावना प्रधान रचनाएं छायावाद में देखने को मिलती हैं। छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है, यानी मानव जीवन का प्रतिबिंब प्रकृति के बीच देखता है। छायावाद एक शैली विशेष है। छायावाद प्रकृति में ही आध्यात्मिक सौंदर्य के दर्शन करता है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद में सहानुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति की जाती है, यानी खुद जो महसूस करता है कवि वही लिखता है। छायावाद में प्राचीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति नए ढंग से की जाती है, क्योंकि इसकी शैली अलग ही थी। छायावाद में गीति तत्वों की प्रधानता होती है, यानी गेय काव्य ज्यादा लिखे गए। छायावाद द्विवेदी युग इन प्रवृत्तियों के विरोध में खड़ा हुआ आंदोलन था, यानी द्विवेदी युग में एक प्रकार से बिल्कुल ही जो निराशाजनक स्थिति आ गई थी, कवियों के लेखन में जो निराशा झलकने लगी थी, यानी वो ज्यादातर या तो देशभक्ति से संबंधित कविताएं लिखते थे। यानी उस द्विवेदी युग जो प्रवृत्तियां थी ना, उसके विरोध में एकदम ही विरोध में खड़ा हुआ आंदोलन छायावाद कहलाता है, यानी एकदम उसके विपरीत लिखा जाने लगा छायावाद में। छायावादी कवियों में अनुभूति की गहराई पाई जाती है। उसके बाद छायावाद के कुछ विशेष कथन है। छायावादी कवियों को पलायनवादी कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने यथार्थ से मुख मोड़कर कल्पना लोक में विचरण किया। क्योंकि द्विवेदी युग में यथार्थ दिखाया जा रहा था, उस समय हमारे भारतवर्ष तो गुलाम था, उसको प्रमुख रूप से दिखाया जा रहा था। लेकिन छायावाद के जो कवि हैं उनको जो स्थिति है हमारे सामने विकट परिस्थिति, उससे पलायन करने वाला कवि कहा गया और उससे मुख मोड़कर कल्पना लोक में, सिर्फ कल्पना लोक में विचरण करते रहते थे। ऐसा इनके बारे में जो छायावादी कवि हैं उनके बारे में कहा जाता है। छायावादी काव्य अंग्रेजी रोमांटिसिज्म यानी स्वच्छंदतावाद से प्रभावित माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित जागरण पत्र छायावाद का घोर समर्थक माना जाता है, यानी प्रेमचंद द्वारा जो जागरण पत्र का संपादन किया जाता था वो छायावाद का समर्थक था, घोर समर्थक पत्र था। उसके बाद है आचार्य शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है, यानी छायावाद जो है अभिव्यंजनावाद जो एक विदेश का कोई वाद है, कोई उसका विलायती संस्करण माना है। जयशंकर प्रसाद की रचना झरना 1918 को छायावादी प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। अगर छायावाद की प्रथम रचना पूछ ली जाए तो भी झरना ही आएगी। 1918 में प्रकाशित हुई थी, तो छायावादी जो प्रयोगशाला थी उसका प्रथम आविष्कार झरना थी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के समर्थन में अनेक लेख लिखे हैं, जो उनके द्वारा संपादित भारत नामक पत्र में प्रकाशित होते थे। छायावादी कवियों में केवल महादेवी ही पूर्णतः रहस्यवाद में डूबी हुई थी। छायावादी रचनाओं में खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ रूप देखने को मिलता है, इसीलिए छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि खड़ी बोली का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। तो छायावाद की जो रचनाएं थी उनको खड़ी बोली का स्वर्ण युग माना जाता है। ये थी छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। कालक्रम, नामकरण, प्रवर्तक, कवि, प्रथम जो रचना है वो। अब वीडियो बड़ा हो गया है साथियों, अगले वीडियो में हम छायावाद के प्रमुख कवि जो है वो पढ़ेंगे। बाकी आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही वीडियो देखकर अपना रिवीजन करते रहिए। आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत।